हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बेटा युद्ध हुआ था, और उसमें क्या हुआ था? बाबर जीत गया था। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत जो है एक तरीके से मुगल वंश का आरंभ हो गया था। ठीक है, तो लिखा है सन 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली का सिंहासन जीत लिया। वो एक बहादुर और कला प्रेमी था। कौन? किसके विषय में बताया गया है? बाबर के विषय में बताया। हालांकि बाबर ने बहुत अधिक जो है एक तरीके से इमारतें जो है उनका निर्माण नहीं कराया। सबसे अधिक जो है किसके समय में सबसे अधिक जो है उस समय इमारतें बनी थी? किसके समय में बनी थी? बाबर। बाबर के समय में नहीं बनी थी बेटा, इब्राहिम के समय में। इब्राहिम कहाँ चला गया? मैंने बोला मुगल सल्तनत के जो वारिस रहे, वंशज रहे, या मुगल यानी कि मुगल साम्राज्य के जो भी शासक रहे, उन्होंने उनकी बात कर रही हूँ। उनमें से किसने सबसे अधिक जो है इमारतों का निर्माण करवाया था? सबसे अधिक बेटा शाहजहां के काल में हुआ था। ठीक है, तो क्या किसके विषय में कहा है? बाबर के विषय में कहा है कि वो बहुत बहादुर था। ये बात सही है बेटा कि बाबर बहुत बहादुर था, क्योंकि बाबर ही था जो एक तरीके से देखा जाए दूसरी जगह से आकर दूसरी जगह से आया, जबकि क्या है इब्राहिम लोदी खुद अपने खुद के उसका तो खुद का स्थान था ना, लेकिन बाबर जो है दूसरी जगह से आया, तुर्क से आया, तुर्क से आकर उसने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इतनी भारी सेना, तोपें और इन सबको लेके आना आसान काम नहीं था। ठीक है, और अपने सैनिकों के साथ आकर यहाँ उसको उसके खुद के देश में उसने हराया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, बहादुरी होगा, इसीलिए उसको इसके लिए ये कर पाना संभव था। दिल्ली पर कब्जे के 4 वर्ष बाद ही उसका निधन हो गया था। ठीक है, उसने कब किया था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था सन 1526 ईस्वी में। और बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1523। नहीं बेटा, हाँ सही बात है, 4 साल बाद बोला ना, 30 में। कुछ नहीं। ठीक है बेटा, सही है। 4 वर्ष बाद ही उसका निधन हो गया था, तो 1530 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। और ये बोलते हैं कि उसके बाद सत्ता किसके हाथ में आई थी? हुमायूं के अकबर। हाँ, हुमायूं के हाथ में बेटा। बाबर का बेटा था हुमायूं। है कुछ नहीं मैडम। बेटा हुमायूं, इसका जो बाबर का बेटा था वो था हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं बोलता है कि हुमायूं जो था एक तरीके से देखा जाए तो हुमायूं इतना वीर नहीं था। ठीक है, उसको एक तरीके से देखा जाए तो बोलते ना बना बनाया भोजन, या बोल सकते हैं सब कुछ तैयार जो था उसने जीता, तो अपना साम्राज्य स्थापित किया, सब कुछ किया और बना बनाया सब कुछ मिला था, लेकिन उसमें वो गुण नहीं थे जो बाबर में थे। ठीक है, और जल्दी ही उस समय ही शेरशाह सूरी, जो मैंने बताया था आपको, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया था। और उस समय बोलते हैं कि अकबर जो वो छोटा था, तो अकबर जो था वो उसका एक हुमायूं का एक सेनापति था, उसके साथ जुड़ता था। क्या था उसका? बेगू था, क्या नाम था उसका? उसके सेनापति के साथ टोडरमल तो उसका राजस्व मंत्री था। शेरशाह सूरी का राजस्व मंत्री था, जिसने की मालगुजारी व्यवस्था जो थी, ठीक है, वो लागू की थी। लेकिन बोलते हैं कि हेमू करके कोई था, जिसके साथ मिलकर अकबर ने पुनः शेरशाह सूरी पर हमला किया और उसे हराकर पुनः सत्ता हथियाई थी। ठीक है, ये बोलते हैं कि हुमायूं जिस समय शेरशाह सूरी ने उस पर हमला किया था, तो हुमायूं जो है जंगलों में घूमता फिरा था, और उस समय बोलते हैं कि अकबर बहुत छोटा था, और बोलते हैं जब अकबर 16 वर्ष का था, उस समय हेमू के साथ मिलकर उसने पुनः शेरशाह सूरी पर हमला किया और उसे हराकर दिल्ली की सत्ता जो है उस पर अपना कब्जा किया था। तो बोला उसने आगरा में किसके विषय में कहा है उसने कि बाबर जो था वो कैसा था?
बहुत वीर था और कला प्रेमी था। उसका निधन 4 वर्ष के बाद 1526 ईस्वी में उसने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था और 1530 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। उसने आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने के लिए कुस्तुनतनिया के एक वास्तुशिल्पी को बुलाया था। ठीक है, उस समय उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आगरा को बनाया था। ठीक है, ये बेटा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाबर के समय में राजधानी क्या थी? भारत की राजधानी बोल सकते, दिल्ली की राजधानी बोल सकते हैं, कि क्या थी? ठीक है, तो उसने बाबर ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आगरा में बनाया था। आगरा भव्य इमारत ने क्या किया था? कुस्तुनतनिया में एक वास्तुशिल्पी बनाया था, आर्किटेक्ट जो है, उसने जो आगरा को भव्य राजधानी बनाया था ना, तो उस समय उसने क्या किया था? उस समय उसने कुस्तुनतनिया जो है दूसरे देश से एक वास्तुशिल्पी, एक आर्किटेक्ट को बुलाया था। ठीक है, आगे लिखा है बाबर की भांति उसका पोता अकबर भी बहुत बहादुर और कला प्रेमी था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बाबर ही कला प्रेमी था, बहादुर था, अकबर जो था वो भी बहुत बहादुर और कला प्रेमी था। इसके अतिरिक्त वह एक विनम्र, आदर्शवादी और योग्य सेनानायक भी था। इसके विषय में कहा, ठीक है, बाबर ने सत्ता हथियाई थी, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसको यूं बोलते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर इसका विस्तार करने के लिए, ठीक है, किसका? वही मैंने बोला ना आपको, अपने साम्राज्य का विस्तार करने में अहम भूमिका जो थी वो अकबर की थी। तो वही बोलते हैं कि बाबर की भांति उसका पोता जो था अकबर, वह भी बहुत बहादुर था, कला प्रेमी था। इसके अतिरिक्त वह एक विनम्र, आदर्शवादी और योग्य सेनानायक भी था। ठीक है, ये सारे गुण जो है एक योग्य शासक में होना बहुत जरूरी थे, और वो सारे गुण जो हैं अकबर में शामिल थे। वो एक तरीके से मैंने बताया ना, एक बड़े साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने जो नीति अपनाई थी वो सभी धर्मों के प्रति विनम्र था। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो सभी धर्मों के प्रति समान नीति थी उसकी। ठीक है, इसी कारण ऐसा था कि हिंदू और मुस्लिम सभी जो है उसका सम्मान करते थे, उसकी बात का मान रखते थे। इसीलिए वो एक बोलते हैं अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाने में सफल हो पाया था। वो अखंड भारत पर शासन करने के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करना चाहता था। एक तरीके से देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर वो अपना, एक तरीके से आपने देखा होगा ना, राम ने जिस प्रकार से वो किया था ना, राष्ट्रीय यज्ञ किया था। ठीक है, ऐसे धृतराष्ट्र ने भी किया, उसने युधिष्ठिर ने भी किया था। वो किस लिए किया था बेटा? वो लोग घोड़ा छोड़ देते थे और उनकी नीति थी कि जो भी उस घोड़े को पकड़ेगा उसको उससे युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिसने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उनकी यही पॉलिसी थी कि अगर कोई उसके घोड़े को पकड़ेगा तो उसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा, अगर जीत गए तो उसको उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अकबर जो था वो भी अखंड भारत का सपना देखना चाहता था। एक भारत का मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो पूरे भारत पर उसकी सत्ता है, सारे राजा जो है उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे। ठीक है, इस बात का सपना उसने देखा था। लेकिन इसके साथ में ये चीज कब तक संभव थी, ये बात अकबर भली भांति जानता था कि यह तभी संभव हो पाएगा, तब वह कब संभव हो पाएगा? जब वह भारत के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपने लिए स्थान बना पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के हृदय में। ठीक है, उसने उसके हिसाब से, अकबर के हिसाब से, जब वह भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में अपने लिए मान सम्मान की भावना, प्रेम की भावना जागृत कर पाएगा, तभी उसका ये सपना जो है साकार हो सकता है। इस बात की समझ अकबर में भली भांति थी। उसके लिए उसने एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी। ठीक है, अपने इस एक तरीके से अपने सपने को साकार करने के लिए उसने क्या किया था? एक हिंदू राजकुमारी जोधा बाई जो है, जिसका नाटक आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जोधा अकबर करके आप लोगों के इसमें आया था, सभी लोगों ने, मेरे ख्याल में अधिकांश लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने क्या किया था? मानसिंह की बहन जो थी जोधा बाई, मानसिंह कौन था बेटा? मानसिंह जो था वो भी अकबर के नवरत्नों में से एक था।
ठीक है। एक आपने टोडरमल ने क्या किया था, टोडरमल ने मालगुजारी जो व्यवस्था थी वो शुरू की थी, ठीक है। लेकिन किसके समय में की थी, शेरशाह सूरी के समय में की थी। बाद में अकबर के समय में भी उसने अकबर का भी साथ दिया और उसको और व्यवस्थित करने और बोलते ना अच्छे उत्तम उसको और अच्छा बनाने के लिए उसने अपना हर संभव प्रयास किया था। तो टोडरमल जो है वो भी किसके, अकबर के नवरत्नों में से एक था। एक टोडरमल था, तानसेन था, फिर और कौन था, मानसिंह था, फैजी था, अबुल फजल था, एक अपना यही जहांगीर जो है ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके नवरत्नों में से ही एक था कौन, मानसिंह। और मानसिंह की बहन जोधाबाई जो थी उसके साथ में अकबर ने विवाह किया था। इस प्रकार उसका बेटा जहांगीर जो था क्या था, आधा तो मुसलमान था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ गुण जो थे वो किसके थे, मुसलमानों के थे, और कुछ चीजें जो देखने को हमें मिलती हैं उसमें वो हिंदुओं की भी, और वह आधा हिंदू राजपूत था। अपने इन प्रयासों के द्वारा अकबर ने एक मजबूत एवं शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। क्या, अपने प्रयासों द्वारा, अपने किन प्रयासों द्वारा, उसने सभी बोलते ना राजपूत राजा जो थे, या बोल सकते हैं कि हिंदू राजा जो हुए, हिंदी राजकुमारियों से विवाह करने के साथ क्या हुआ, उनमें कैसे, ठीक है, संबंध स्थापित हो गए, ठीक है, पारिवारिक संबंध उसमें स्थापित हो गए, सब उसका सम्मान करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने अपने प्रयासों द्वारा अकबर जो है उसने एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बोलते हैं अकबर ने जो नींव रखी थी, एक विशाल साम्राज्य की जो नींव रखी थी, उसको ढहने में उसके जो बोलते ना बाद के जो धीरे धीरे करके जो उसके, ठीक है, पोते परपोते पुत्र जो हुआ उन्होंने धीरे धीरे करते करते, ये बोलते हैं बहादुर शाह जफर जो था उसके समय वो अंतिम शासक था, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक तरीके से, औरंगजेब जो है उसने कट्टरता की नीति अपनाई, उससे एक तरीके से देखा जाए तो आधे से ज्यादा जो है भारत के लोग जो उसके खिलाफ हो गए थे, ठीक है। और यही कारण था कि धीरे धीरे उसका साम्राज्य जो है सीमित होता चला गया, और उसी की भरपाई जो है बहादुर शाह जफर को भुगतनी पड़ी थी। आगे लिखा है, उसने एक कुशल प्रशासक की भूमिका निभाते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, इसके बारे में लिखा है, अकबर के बारे में लिखा है, कला, संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि को प्रभावित किया। प्राय सभी राजपूत सरदारों ने अकबर का साथ दिया। वही है कि उसने राजपूत राजकुमारी से विवाह किया, तो उससे जितने भी राजपूत राजा थे वो उन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर के आगे सिर नहीं झुकाया। इसकी कहानी बेटा आपको इसकी राणा प्रताप और अकबर की कहानी से भी आप पूर्णतः परिचित होंगे, ठीक है। मुझे इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि राणा प्रताप जो थे उन्होंने कभी भी अकबर के समक्ष अपना सिर नहीं झुकाया था, ठीक है। कई बार अकबर ने ऐसा किया कि उस पे मेवाड़ पर हमला किया, उसको अपने राज्य में मिला लिया, उस पर दूसरा कोई अपना आदमी उठा दिया, राणा प्रताप ने पुनः आक्रमण कर उससे वापस छीन लिया, ऐसा चलता रहा। लेकिन अंत समय तक भी राणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो क्या है, राणा प्रताप का मानना था कि विदेशी शासक के साथ हाथ मिलाने से अच्छा है जंगलों में मारे मारे फिरते रहना। अकबर ने अपनी जनता का ध्यान रखने के लिए लोगों का चयन किया जो स्वामी भक्ति के साथ साथ विनम्र तथा कुशल प्रशासक थे। यही कारण था कि अकबर जितना मुसलमान में प्रसिद्ध था उतना ही हिंदुओं में भी। उसको लगता था कि जो लोगों के चहेते हैं और जो काबिल हैं, ठीक है, लोगों के बीच जिनकी पहचान है, लोग जिनका मान सम्मान करते हैं, जिनकी बात का मान रखते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को उसने अपने राजकाज के लिए अच्छे उच्च पदों पर उनको आसीन किया था, ठीक है। तो यही कारण था, उसकी जो नीतियां थी वो इतनी अच्छी थी कि उसके कारण जो है सिर्फ मुस्लिम शासकों के बीच या मुस्लिम जनता के बीच भी
वह सम्मानित नहीं था, लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, बल्कि हिंदू जनता जो है वो भी उसके आगे नतमस्तक होती थी, उसका मान सम्मान करती थी, उसकी बात का मान करती थी। नेक्स्ट है हमारा बेटा यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया यूरोप के बीच अंतर। यांत्रिक उन्नति, यहाँ पर बेटा यंत्र, विभिन्न प्रकार के यंत्र जो है, जैसे तोपें हो गई, ठीक है, नए नए जो यंत्र जो आने लगे थे उनकी उन्नति, उनमें क्या उन्नतियां हो रही थी, क्या प्रोग्रेस हो रही थी उसमें, और रचनात्मक शक्ति, ठीक है, में एशिया यूरोप के बीच में क्या अंतर हमें दिखाई दिया। तो क्या है, अकबर के पुर्तगाली दरबारी जेसुइट के अनुसार अकबर अत्यंत जिज्ञासु शासक था। जिज्ञासु बोलते हैं बहुत कुछ जानने का, जिज्ञासु से बोलते हैं जो बहुत कुछ जानने की इच्छा रखना चाहता है, इच्छा रखता है। जिज्ञासु का मतलब ही होता है बेटा कि बहुत कुछ जानने की इच्छा रखने वाला। वह एक कुशल सैनिक और राजनीतिज्ञ के साथ साथ बहुत ही यांत्रिक कलाओं का ज्ञाता भी था, यांत्रिक यंत्रों को प्रयोग करने की कला में भी निपुण था। ठीक है, क्या लिखा है कि वो एक कुशल सैनिक और राजनीतिज्ञ नहीं था, मींस अच्छा पॉलिटिशियन भी नहीं था, वो एक सैनिक के साथ में अच्छा पॉलिटिशियन था। उसके अलावा उसको यंत्रों का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र होते हैं उनको प्रयोग करने की कला में भी वह निपुण था। इसके अतिरिक्त यदि उसने पूरे संसार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान दिया होता तो उसने भारत में अवश्य ही सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि उसने पूरे संसार में होने वाली घटनाओं पर भी ध्यान दिया होता, कहने का तात्पर्य है कि अगर कुछ कमियां रह गई तो उसका कारण था कि वो अन्य देशों में क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या उन्नति चल रही है, क्या चीजें चल रही है, अगर उस पर भी नजर दौड़ाई होती, उन चीजों पर भी ध्यान दिया होता। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दायरे पर सीमित रहकर, कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस फील्ड में हैं सिर्फ उसी से ही हम उसी से संबंधित जानकारियां रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपने तक सीमित ना हो, यानी कि अपना आप जिस जॉब को कर रहे हो, जिस कार्य को कर रहे हो उसी को ही जानना नहीं चाहते, दूसरों के कार्यों में भी, दूसरों को कार्य सीखने की ललक भी होती है, इच्छा भी होती है और उनको सीखना भी चाहते हैं या कह सकते हैं उसको अप्लाई भी करते हैं। तो अगर उसने क्या है अन्य देशों में जो भी चीजें चल रही थी अगर उस पर अकबर ने ध्यान दिया होता तो शायद वह और भी सफल शासक बन पाता। इस्लाम के साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के वर्षों से चले आ रहे रीति रिवाजों को मिलाते हुए राष्ट्रीय एकता को कायम रखना अकबर के सम्मुख एक विकट समस्या थी। और उसका कारण यह था बेटा कि वह दूसरे देशों में होने वाली गतिविधियों पर या जो भी चेंजेस हो रहे थे, जो भी बदलाव आ रहे थे उस पर इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। उसका एक कारण यह भी था कि वो जिस एक तरीके से देखा जाए तो उसने भारत पर सत्ता कायम की थी, एक तरीके से देखा जाए तो भारत पर राज्य कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो थे दोनों संप्रदाय के लोग थे, दोनों जातियों के लोग थे, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के, दोनों धर्मों के और कई सारी जातियां जो थी वो भी थी, तो उनमें एकता करना, उनको एक साथ लेकर चलना, ठीक है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना, ये भी अकबर के समक्ष एक चुनौती थी। तो उनके बीच में ही फंसकर रहना उसके लिए, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो अकबर उनके बीच में ही फंसकर रह गया, इसलिए वह दूसरे देशों में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाया था। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसने कहीं पर भी लापरवाही बरती है, ये कह सकते हैं कि उसने जब उसने भारत पर सत्ता स्थापित कर ली उसके बाद एक तरीके से वो कैसा आलसी टाइप का हो गया था, ठीक है, और कुछ करना नहीं चाहता था, तो ऐसा नहीं था बेटा। उसके सामने परिस्थितियां ऐसी थी कि वह इधर उधर कहीं पर भी नहीं देख पाता था, उन्हीं में समन्वय स्थापित करना, यानी यहाँ के लोगों के बीच में ही, ठीक है, समन्वय स्थापित करने में उसका पूरा समय चला जाता था। तो ये लिखा है कि किंतु मुगल शासन का प्रताप बना रहा और धीरे धीरे एशिया यूरोप में मुगल बादशाह प्रसिद्ध होते चले गए। मुगल साम्राज्य में वास्तुकला का भी विकास हो रहा था। आगरा और दिल्ली में बनी इमारतें मुगल शासन कला के प्रेमी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, तो जितने भी इमारतें बनी, ज्यादातर जो इमारतें बनी बेटा वो मुगल काल में ही बनी थी। ठीक है, जितनी भी इमारतें, जो मुख्य इमारतें बनी थी वो मुगल काल में ही बनी थी। सामाजिक स्थिति पर इस्लाम तथा अन्य आक्रमणकारियों के कारण हिंदू समाज की
व्यवस्थाएं एक बार फिर जागृत हो उठी थी। सामाजिक स्थिति पर इस्लाम तथा अन्य आक्रमणकारियों के कारण, ठीक है, अकबर के समय नहीं बेटा, लेकिन शाहजहां हुआ, जहांगीर हुआ, औरंगजेब हुआ, बहादुर शाह जफर हुआ, उस समय क्या है, बाहर के देशों से लगातार आक्रमण हुए और उन आक्रमणों के चलते कई बार अकबर जो है उसको, अकबर ने मुगल सल्तनत के जो बादशाह थे उनको कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे लोग जिन्हें हिंदू समाज ने बराबरी का स्थान नहीं दिया, जिन्हें हिंदू समाज ने, वे लोग जिन्हें हिंदू समाज ने बराबरी का स्थान नहीं दिया, उन्होंने परिवार सहित, अपने समूह सहित धर्म परिवर्तन कर लिया। धीरे धीरे बेटा ये भी होने लगा कि कुछ कुछ राजा ऐसे हुए जिन्होंने जबरन, मैंने बोला ना कि अकबर ऐसा था, क्यों इतने बड़े साम्राज्य पर उसने अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, तो इसका कारण ये था सभी धर्मों का समान आदर करता था, ठीक है, ठीक है, उसने दीने इलाही धर्म जो है वो स्थापित किया था। उसका कारण सभी धर्मों के प्रति उसका समान रूप से वो आदर सम्मान की भावना रखता था। किंतु मैंने कुछ धर्म ऐसे भी थे, हिंदू धर्म में मान लो कि बहुत से ऐसे, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे भी थे लोग जो छोटी जाति के लोगों को एक तरीके से देखा जाए तो मंदिरों में नहीं जाने देते थे, ठीक है, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो उस समय ऐसा हुआ था कि कई सारे हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करके वो कौन सा धर्म अपना लिया था, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। कई स्थानों पर तो पूरे गांव ने ही धर्म परिवर्तन कर लिया था, ठीक है, गांव ही एक जाति के होते थे क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, एकजुट होकर रहते थे, ठीक है, वहीं पर वो सरवाइव कर पाते थे। तो उस कंडीशन में पूरे के पूरे गांव जो है उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था। आज हम देखते हैं कि कपड़े बुनने का मुख्यतः काम मुसलमान ही करते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे काम जो होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो इसलिए करते हैं क्योंकि वो छोटे ही लोग थे जिन्होंने, जिनके ऊपर जो हिंदू धर्म के प्रचारक जो थे, धर्म के ठेकेदार जो थे, जो क्या करते थे, उन पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था या उनको किसी समारोह में या उनके किसी फंक्शन में शामिल नहीं होने देते थे। तो उन्होंने ही धर्म परिवर्तन किया था और उन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपना लिया था। काम उनका वो वही, ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम छोड़ दिए, काम वही कपड़ा बुनना, ठीक है। धर्म परिवर्तन के बाद भी रहन सहन खान पान पर कुछ अधिक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। वो तो ऐसे भी नहीं होगा बेटा, आप धर्म परिवर्तन कर लो, कार्य आपके वो रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमें मुस्लिम जाति के लोग जो थे, ठीक है, उनमें आपको इस तरीके के लोग जो है कपड़े बुनने वाले या जो बोलते ना हाथ की कारीगरी के, ठीक है, वो ज्यादा मिल जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों की कलात्मक रुचियां भी समान थी, दोनों एक दूसरे के त्योहारों को मिलकर मनाते और आर्थिक समस्याओं का सामना भी दोनों एक ही प्रकार से किया करते। मुगल शासकों के दरबारी हिंदुओं ने फारसी में रचनाएं की और मुसलमानों ने उनकी संस्कृत में अनुवाद किए। मुगल शासकों के दरबारी हिंदुओं ने, ठीक है, दरबार में जो हिंदू, मतलब ऐसा था कि अकबर के समय में हिंदू और मुसलमान जो है दोनों के 30 त्योहारों को समान रूप से मनाते थे, कोई मनाने लगा। बहुत सारे हिंदू राजा जो थे उन्होंने उर्दू फारसी सीख ली थी और वो क्या करते थे, अपने हिंदी की जो रचनाएं जो होती थे उनको अरबी और फारसी में, ठीक है, उर्दू में, ठीक है, उनका रूपांतरण करते थे, उनका अनुवाद किया करते थे। और वहीं पर जो मुस्लिम शासक होते थे, ये मुस्लिम जो साहित्यकार होते थे, रचनाकार होते थे, वो अपनी रचनाओं को संस्कृत में अनुवाद किया करते थे। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या था, मुसलमान था और उसने हिंदी में क्या लिखा था, पद्मावत लिखा था, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा महाराणा प्रताप की प्रशंसा में लिखे गए। और अब्दुल रहीम खान खाना कौन था, अब्दुल रहीम खान खाना इसके अकबर के ही नवरत्नों में से एक था और उसने क्या लिखा था बेटा, राणा प्रताप की प्रशंसा में उसने लेख लिखे थे, जो इस बात के प्रमाण है कि विद्वानों ने धर्म परिवर्तन से बढ़कर कर्म को स्थान दिया था, ठीक है, धर्म को धूल नहीं दिया था उस समय, ठीक है। उनके दरबार में कई सारे साहित्यकार, रचनाकार जो हुए वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे की पुस्तकों का हिंदी और संस्कृत, हिंदी और उर्दू फारसी में अनुवाद किया।
आगे बेटा, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। कौन सी उल्टी गंगा बहाई? अकबर ने क्या किया था? अकबर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को, लोगों का समान रूप से आदर किया था। ठीक है, यही कारण था कि वो इतने बड़े स्तर पर साम्राज्य विस्तार कर पाया था। लेकिन औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई से तात्पर्य है कि उसकी नीति अलग ही थी। ठीक है, वो मुस्लिमों को मान देता था और हिंदुओं के साथ में एक तरीके से देखा जाए तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। मुगल शासकों ने भारत को जितना अपना बनाने की कोशिश की, उतना प्रयास शायद ही किसी और विदेशी शासक ने किया हो। ठीक है, क्या है, मुगल शासकों ने भारत को जितना अपना बनाने की कोशिश की, मीन्स उन्होंने यहाँ शासन ही नहीं किया। मुगल शासकों ने यहाँ बाबर, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने सिर्फ यहाँ शासन ही नहीं किया बल्कि भारत को पूर्णतः अपनाने का भी प्रयास किया। ठीक है, यहाँ के विकास, देश की उन्नति के लिए भी उन्होंने हर संभव प्रयास किए। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सभी प्रयासों के विरुद्ध कार्य किया। किंतु औरंगजेब जो था, कौन था? शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जो था, उसने अपने पूर्वजों के विरुद्ध कार्य किया। उन्होंने क्या किया था? हिंदू और मुस्लिमों के प्रति समान नीति अपनाई थी, इसलिए इतने बड़े स्तर पर साम्राज्य विस्तार कर पाए थे। लेकिन औरंगजेब का बिहेवियर जो था, व्यवहार जो था, वो हिंदुओं के प्रति बहुत ही खराब था, जिसके चलते क्या हो गया, हिंदू उनसे, किससे? औरंगजेब से नाराज हो गए। अब वो नहीं चाहते थे, ठीक है, अब वो देश में कोई मुस्लिम शासक जो है नहीं चाहते थे। और यही कारण था कि धीरे 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 उसका साम्राज्य जो है, मुगल साम्राज्य जो है, सीमित होने लगा। ठीक है, आगे क्या है, उसे कला या साहित्य से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। किसे? औरंगजेब को कला साहित्य से तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, जब शाहजहां को, आपको पता ही है कि उसने शाहजहां को जेल में डाल दिया था, उसको लग रहा था अनावश्यक ही व्यर्थ के कार्य कर रहा है। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो उसे लग रहा था कि कई सारी इमारतों का निर्माण कराया, उसे लगा कि इन कार्यों में व्यर्थ ही समय और पैसे की बर्बादी कर रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं, इतना कट्टर था बेटा कि सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने अपने भाई जो था उसकी भी, बोलते हैं कि आंखें फोड़वा डाली थी, अंधा कर दिया था उसे। ठीक है, कई बार उसकी बहन जो है उसने बंदी गृह में डाल दिया था। भाई जो है उसने आंखें फोड़ दी थी। ठीक है, पिता को उसने जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो सिर्फ उसने हिंदुओं के प्रति उसका रवैया ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुओं के प्रति ही उसका रवैया खराब हो, पारिवारिक दृष्टि से भी देखिए तो उसका रवैया अच्छा नहीं था। बोलते हैं औरंगजेब ने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए सभी प्रशंसनीय कार्य, प्रजा के बीच में वो क्यों प्रशंसनीय रहे? क्योंकि उनके कार्य कैसे थे? दोनों के लिए समान थे, इसलिए सभी उनकी प्रशंसा भी करते थे, आदर सम्मान भी करते थे। लेकिन औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने बिल्कुल उनके विरुद्ध ही कार्य किया। वह भारत में केवल एक ही धर्म चाहता था। ठीक है, क्या? औरंगजेब जो था वो भारत में सिर्फ एक ही धर्म चाहता था। कौन सा? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। उसे कला या साहित्य से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। धर्म की दृष्टि में भी सिर्फ एक ही धर्म चाहता था, इस्लाम धर्म। और कला और साहित्य के से भी कोई नहीं, उसमें कोई साहित्यकार, ठीक है, जैसे कि अकबर के समय में थे ना बहुत सारे साहित्यकार, रचनाकार हुए जिन्होंने हिंदू मतलब यानी कि जो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा में पुस्तकें थी, उन्होंने अरबी फारसी उर्दू में अनुवाद किया। अरबी फारसी पुस्तकों का हिंदू लेखक जो है उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया। इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं चाहता था। ठीक है, ना तो उसको कला से यानी कोई इमारतें बनाने का भी शौक नहीं था, किसी कला साहित्य में रचनाओं का भी उसको किसी प्रकार का कोई शौक नहीं था। और वह देश में सिर्फ एक ही धर्म चाहता था। कौन? औरंगजेब इस्लाम धर्म चाहता था। उसे कला, उसने जजिया कर लगाकर और मंदिरों को तोड़वाकर हिंदुओं को नाराज और परेशान कर दिया था। उसने एक तरीके से देखा जाए तो एक जजिया कर लगाया था। जजिया कर में रहने के लिए मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा टैक्स धर्म के प्रति, यानी आप उस धर्म को अपना रहे हो, उस धर्म धार्मिक जो पूजा पाठ कर रहे हो, उसमें उसने टैक्स लगाया था जिससे कि हिंदू जनता जो है वो उससे नाराज हो गई थी। ठीक है,
और उसने क्या किया था, मंदिरों को तुड़वाकर, ये भी बोलते हैं कि इतना कठोर प्रवृत्ति का, इतना निष्ठुर था कि उसने कई सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर और उसको मस्जिदों की सीढ़ियों पर लगा दिया था। ठीक है, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, मूर्तियों को तुड़वाया, और उन मूर्तियों और मंदिरों से जो पत्थर निकले उसने उसके क्या किया था, उसको जो मस्जिद जो होती है उनकी सीढ़ियों पर चढ़वा दिया था। हिंदुओं को नाराज और परेशान कर दिया। अपनी खराब नीतियों से औरंगजेब ने भारत के सभी प्रांतों को अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया था, और यही कारण था कि भारत के सभी प्रांत जो है उसके खिलाफ हो गए थे। सभी राजा जो है एकजुट होकर उसका विरोध करने लगे थे। मुगल साम्राज्य में एक बार फिर पुनर्जागरण की भावना ने जन्म दिया और शांति और समन्वय की चाह रखने वाले एक सैनिक बिरादरी के रूप में एकजुट हो गए। ठीक है, वहां पर हमें एक चीज दिखाई दी कि वहां पर फिर से हिंदू राजा एकजुट होकर उसके विपक्ष में खड़े हो गए थे। औरंगजेब की नीतियों से तंग आकर राष्ट्रकूटों ने वंशिष्ठ लड़ाकू मराठा क्रुद्ध हो उठे। ठीक है, वहीं पर शिवाजी वगैरह जो थे उन्होंने बोलते ना छापामार नीति से इसको एक तरीके से इसके राज्य को समाप्त करना, इसको देश से बाहर फेंकना, मुगल साम्राज्य की सत्ता को हिलाने का उन्होंने कार्य किया था। इसी क्रोधाग्नि को लेकर एक मराठा सेनानायक शिवाजी ने औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया था। शिवाजी से बहुत परेशान हो गए थे औरंगजेब। ठीक है, उसका जीना हराम कर दिया था औरंगजेब का। ठीक है, उनका पूरा ध्यान औरंगजेब ने क्या किया था, मैंने बोला ना मंदिरों को तुड़वाना, तो उसने क्या किया था, और शिवाजी ने पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए छापामार नीति, यानी कि एक तरीके से अचानक से युद्ध करते थे वो। ठीक है, तो उसके लिए वो पूरा टाइम उसका ध्यान जो है उसी तरफ रहता था, इसलिए उसने जो मंदिरों को तोड़ना ये काम थोड़ा सा कम कर दिया था। मराठे राजनीति और सैनिक प्रशासन में अत्यधिक कुशल थे। उनकी लोकतांत्रिक भावना ही उनकी शक्ति थी। उनकी इसी भावना के बारे में सन 1778 ईस्वी में 84 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा है कि संपूर्ण भारत में केवल मराठा जाति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी साफ छाप सभी के मन पर है। मराठा जो थे उन्हीं के मन में देश प्रेम की भावना थी, इसीलिए उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ी थी। ठीक है, आगे लिखा है शिवाजी का जन्म सन, ये भी प्रश्न बड़ा कई बार आता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ, तो शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। वे एक छापामार नेता थे। ठीक है, छापामार वही मैंने बोला ना आपको, अचानक जो बोलते ना युद्ध कर, अचानक से जो हमला बोलते हैं तो उसको बोलते हैं छापामार। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की, उस समय मैंने बोला ना अंग्रेज भी शुरू हो गए थे। ठीक है, उस समय अंग्रेज भी शुरू हो गए थे, तो उन्होंने किसने, शिवाजी ने उस समय अंग्रेजों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्रों पर, जहां पर मुगल साम्राज्य स्थापित था, मुगल साम्राज्य जो जहां पर था उन क्षेत्रों पर उन्होंने चौथ कर लगाया। उनके नेतृत्व में मराठों को एक सुगठित सेना का गठन भी किया गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई और मराठों की शक्ति कम हुई और उन्होंने भारत प्रभुत्ता स्थापित कर ली। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे अटेंडेंस दे दो आप लोग।